Hello guys, today our topic is tenses. Tenses or tenses are representation of specific time. जो इसका रियल मीनिंग होता है टेंस, इसका मतलब होता है किसी चीज में तनाव या खिंचाव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तनाव या खिंचाव का कंसेप्ट तो फिजिक्स में आता है, इंग्लिश में कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसको हम इसलिए टेंसेस कहते हैं क्योंकि जो हमारा टाइम पीरियड है वो भी आपस में अटैच है, उसके अंदर कोई भी आपको स्पेस नहीं मिलती। इट मीन्स उसके अंदर मुकम्मल तौर पे तनाव है। अगर हम ये हमारे पास वॉच है जहाँ से हम अपने टाइम को मेजर करते हैं, अगर हम इस टाइम को प्रेजेंट कह देते हैं, ये हमारा पास्ट था और ये फ्यूचर है, तो इसके अंदर कोई भी गैप नहीं है। क्योंकि आपने फोकस किया होगा कोई भी ओवर ऐसे नहीं गुजरता कि सेंटर में कोई स्पेस आ जाए। आपने देखा होगा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 10 बजे हो उसके बाद 12 बजे हो, बल्कि उसमें 11 का जो आवर है घंटा है वो लाजमी आता है। इसी तरह अगर मिनट सेकंड की बात करें तो कोई भी सेकंड भी मिस नहीं होता, टाइम बिल्कुल आपस में खींचा हुआ है और तना हुआ है। इसलिए इसको हम टेंसेस का वर्ड देते हैं, इसके लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस से मुराद जमाना है और टेंसेस से मुराद जमाने हैं। जी, अब हमारे पास तीन टेंसेस हैं, तीन पीरियड ऑफ टाइम है। एक वो है जो हम गुजार चुके हैं, एक वो है जिसमें हम मौजूदा टाइम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, मौजूदा टाइम में जो हम गुजार रहे हैं। एक वो है जो आने वाला है, जिसको हम फ्यूचर कहते हैं। गुजरे हुए को हम पास्ट कहते हैं, मौजूदा टाइम पीरियड को हम प्रेजेंट कहते हैं और आने वाले टाइम पीरियड को हम फ्यूचर कहते हैं। जी, तो हमारे पास तीन टाइम पीरियड है, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जी, आपने सुना होगा कि टेंसेस हमारे पास 12 है। तो आप कह रहे होंगे आप कैसे कह सकते हैं कि तीन है? तो आगे की कंडीशंस हैं। अगर मैं पास्ट की बात करूं, मैं कहता हूं कि उसने खाना खाया, वो खाना खा रहा था, वो खाना खा चुका था, वो खाना खाता रहा था। तो इट मीन्स जब वो 10 मिनट से खाना खा रहा था, तो इट मीन्स जो मैंने बोले हैं वो सारे पास्ट टेंस से तो रिलेट करते हैं, लेकिन उनकी जो अपनी कंडीशन है, जो उनकी हालत है, वो सेम नहीं है। इसलिए इनकी मजीद हालतें होती है, कंडीशन होती है, जिनको हम इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस के नाम से हम ये इस तरह से हमारे ये चार टेंस फर्दर कंडीशंस होती हैं एक टेंस की। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 4 बाय 3/4 तो 12 बनते हैं। इट मींस हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कंटीन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। तो इस तरह से ये हमारे, और उसके बाद हम प्रेजेंट को लेंगे, फर्दर हम फ्यूचर को लेंगे, तो हमारे इस तरह से जो 12 टेंस बनते हैं। इट मींस अगर हम इसके साथ पहले पास्ट को ऐड कर देते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रेजेंट को ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट वन हम फ्यूचर को ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे 12 टेंसेस होते हैं। जी, आपको पता चल गया कि हमारे 12 टेंसेस हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो वन बाय वन करके हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट को पढ़ते हैं, क्योंकि प्रेजेंट ऐसा टेंस है जो बाकी टेंसेस को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो हम प्रेजेंट को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रेजेंट टेंस फर्स्ट पढ़ेगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको उर्दू में फिलहाल मुतलक कहते हैं। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस जो उर्दू में लिखा गया है, क्योंकि अभी हम इसको बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे इसके यूजेस क्या होते हैं एडवांस लेवल पर।
तो इसलिए अभी हम इसकी बेसिक पढ़ रहे हैं, तो हम आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। इट मींस इसकी पहचान क्या है। तो पहचान में आएगा कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारा जो ये टेंस है वो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, इसकी बनावट क्या होती है सेंटेंस की, जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। तो पहले हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, वो अंडा उबालती है। तो यहां से भी पता चला ती है कि ये जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा जुमला है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास आता है सब्जेक्ट, देन आता है वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला होता है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होता है। वर्ब जो एक्शन वो नाउन या प्रोनाउन करता है उसको हम वर्ब कहते हैं, मतलब हमारा फेल हो गया, काम हो गया। और इसको हम फाइल कहते हैं उर्दू में, तो इसको हम मफूल कहते हैं, मतलब जिस पर काम किया जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जी। अब हम इस सेंटेंस में देखते हैं, वो अंडा उबालती है। हमारे पास 3 पॉइंट है जैसा कि हमारे पास इंग्लिश में है, लेकिन फर्क क्या है, थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है कि उर्दू और इंग्लिश के सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा चेंज होता है। इसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जबकि उर्दू में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद वर्ब होता है। अब हमने जो तरतीब उर्दू वाली है, हमने इसको इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना है। तो हम वो के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, वो उबालती है, फीमेल है और वो थर्ड पर्सन है, इसलिए हम इसके लिए शी यूज करेंगे। अच्छा जी, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, जब हमारे पास टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं। एस ईएस का इजाफा तब करते हैं जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, ही शी इट होगा। और फर्स्ट फॉर्म तब यूज करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आई वी यू दे होगा, तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जस्ट यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को छोड़ दें। ऑब्जेक्ट तो आपके पास आ गया है। अब देखें, आपने एक्चुअली ये सारी गेम टेंसेस की वर्ब की होती है। अब आपने के पास सब्जेक्ट भी था, आपने लिख दिया, ऑब्जेक्ट भी है आपके पास, क्या है, एग है, तो आप इसको भी लिख दें, एन एक कर दें क्योंकि उसकी तादाद एक है। अब जो मेन मसला है वो ये है कि आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है। अब आपको पता है बॉयल होती है ओवरले इंग्लिश, लेकिन आपने बॉयल्स लिखना है क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो शी है, शी इज सिंगुलर, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे शी बॉयल्स एन एग। अब यहाँ इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, इंडेफिनिट का मतलब होता है गैर मुतअल्लिक, जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। आपको यहाँ तक तो पता है कि वो काम प्रेजेंट में किया गया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो प्रेजेंट में तो किया गया है, लेकिन किस टाइम किया गया है, क्या उसने अंडा सुबह नाश्ते के टाइम उबाला था या दोपहर को या शाम को, इसलिए आपको कंफर्म नहीं होता, तो आप इसको इंडेफिनिट कहते हैं और इंडेफिनिट का मतलब होता है गैर मुतअल्लिक। अब हम जल्दी से इसकी नेगेटिव कंडीशन की तरफ चलते हैं कि जब हम इसको सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो तब क्या चेंजिंग होती है। तब हमारे पास दो चेंजिंग होती है, एक तो आपको पता है कि नेगेटिव आ जाएगा तो नॉट का वर्ड यूज करेंगे, और दूसरी ये है कि हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो पहले हम यूज नहीं कर रहे। कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू और डज करेंगे। तो अब हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट इज वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी आएगा और ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहता हूं कि नौशीन नॉवल नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है, तो क्या होगा, अब हमारे पास नॉट आ गई है, तो हम यहां से पता चला हमारा सेंटेंस नेगेटिव है। हम जल्दी इसको बैठक करते हैं। नौशीन हमारे पास सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे नौशीन लेके आएंगे, और
हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज करते हैं, डज भी करते हैं और डू भी करते हैं। डू किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल के लिए यूज करते हैं, जबकि डज किसके लिए करते हैं? सिंगुलर के लिए करते हैं। ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ डज यूज करते हैं, डू आई वी यू एंड प्लूरल नेम के साथ यूज करते हैं। जी एक्चुअली हमारा हेल्पिंग वर्ब डू ही है, लेकिन वहां पे हम ऐसी यस का इजाफा कर रहे थे, वही इजाफा हमने मेन वर्ब की बजाय हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ लेके आए हैं और यहाँ पे ये डज बन गया है। अब नो शी इज सिमिलर नाउन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डज यूज करेंगे, डू नहीं करेंगे। शी डज नो शी डज नॉट। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड और नॉवल। नॉवल हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, और रीड क्या है? ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नोट नेगेटिव की रिप्रेजेंटेशन है, और नोशन हमारे पास सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, लेकिन कभी कभार हम वर्ब को भी एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में करते हैं? या तो हम जेरंड फॉर्म में करते हैं या इंफिनिटिव। इंफिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है जेरंड, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। अब हम जाते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, जिसमें कोई आंसर डिमांड किया जाता है, उसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं। अगर हम इसी को देखें, मैं कहता हूं क्या मशीन नाउन पढ़ती है, तो क्या हमारा बनेगा ये सेंटेंस? अब हम क्या करेंगे? जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेके आएंगे, और हमारे हेल्पिंग वर्ब वही होंगे, डू और डस होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्ट में लेके आना है। अब नोशीन के लिए हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है? डस करना है, डस, और उसके बाद लिखना है नोशीन। अब हेल्पिंग वर्ब हम एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं, तो नेक्स्ट हम सेंटेंस के दरमियान नहीं करेंगे। डस नोशीन रीड अ नॉवेल। जी एंड में आएगा क्वेश्चन मार्क। और अब हम इसको डबल इंटरोगेटिव या बिग इंटरोगेटिव पढ़ना चाहते हैं, तो हम यूं कह सकते हैं, नोशीन कब नावल पढ़ती है? नोशीन कब नावल पढ़ती है? अब हमारे पास जो है क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्योंकि कब की रिप्रेजेंटेशन के लिए, कब को डिफाइन करने के लिए हमें एक क्वेश्चन वर्ड लेके आना है। वो क्या है? उसके लिए हम व्हेन यूज करते हैं, व्हेन। और याद रखना है, डबल इंटरोगेटिव के लिए हमने क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, और उसके बाद हमने क्या करना है? अपना सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब लेके आना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है, और इस तरह से हमारा ये डबल इंटरोगेटिव हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब आपने ये लेक्चर ले लिया, उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ी सी असाइनमेंट देता हूँ, आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ जो आपने करके आना है। वो खत लिखते हैं, इसका आपने, मैंने आपको एक सेंटेंस बताया है, आपने नेगेटिव भी बनाना है, इंटरोगेटिव भी बनाना है, और डबल इंटरोगेटिव भी बनाना है। फॉर एग्जांपल नेगेटिव आप बनाएंगे, वो खत नहीं लिखते हैं, वो क्या वो खत लिखते हैं, वो खत क्यों लिखते हैं, तो इस तरह से आप बनाएंगे। माली पौधों को पानी देता है, इसका भी आपने नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, और डबल इंटरोगेटिव या बिग इंटरोगेटिव बनाना है। उस्ताद क्लास को पढ़ाता है, उस्ताद क्लास को पढ़ाता है, इसका भी आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव बनाना है। और लास्ट में आपको दे रहा हूं, वो गाना गाती है। बहुत ही आसान सेंटेंस है ताकि आपकी बेसिक लेवल अच्छा हो सके और आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें और इसको सॉल्व कर सकें। अब आपने ये मुझे व्हाट्सएप करना है, और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है आपको वीडियो कैसे लगी है। अब ये आपने इस नंबर पे सेंड करना है मुझे सॉल्व करने के बाद, और मैं आपको बताऊंगा, फीडबैक दूंगा कि आपने जो असाइनमेंट वर्क किया है वो आपका सही है या गलत है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।